हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन को टक्कर देने वाले विलन ऋषभ साहनी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस फिल्म में काम करने के अनुभव से लेकर तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म, जिन्होंने पठान बनाई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मानी जाती है वो फिल्म। उनकी फिल्म में आपको एक एंटेगनिस्ट का रोल मिला, एक मेन विलन का रोल मिला, एक आतंकवादी का रोल आपने किया है। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको, और फिल्म की रिलीज के बाद आपकी दुनिया कितनी बदल गई है, क्योंकि अब सब आपको पहचानने लगे हैं। हालांकि पहले भी आपने काम किया, लेकिन ये आपका स्क्रीन डेब्यू था, फिल्म में डेब्यू था जी। काफ़ी चेंज हो गया सर। अगर मैं बात करूँ तो जिस दिन से ट्रेलर आया था, लगभग 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए उसको। मैं अपना फ़ोन नीचे नहीं रख पाया हूँ। मेरे को इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के बाहर से, दोस्त, अननोन लोग, अलग अलग कंट्रीज़ से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपको? मतलब पता नहीं इस कॉम्प्लीमेंट के लायक हूँ कि नहीं। एक्चुअली दो हैं। हाँ, बताइए। तो पहले का मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, बट मुझे तकरीबन बहुत लोगों का मैसेज आया है कि मेरे परफॉर्मेंस से उन्हें अमरीश पुरी सर की याद आ गई। एंड ये मुझे पता नहीं, वो मेरे लिए दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये मिला है कि जब मैंने कास्ट हो रहा था इस फिल्म के लिए, तो मेरे को जो कास्टिंग टीम से, मुकेश छाबड़ा सर की टीम से ब्रीफ मिला था, वो ये था कि ये कैरेक्टर को मेनेसिंग दिखना है। एंड सिद्धार्थ सर का भी यही ब्रीफ था। एंड कितने लोगों ने मुझे मैसेज करके ये बोला है कि अजहर अख्तर वाज मेनेसिंग। तो वो एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन जो मैं कर पाया ना स्क्रीन पे, आई फील दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। मैं जानना चाहूँगा कि आपने मॉडलिंग की दुनिया में बहुत काम किया है। फिर निखिल आडवाणी की जो सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पे आई थी, द एम्पायर, उसमें आपने एक बड़ा सा रोल निभाया था। ये फिल्म कैसे मिली आपको? क्या प्रोसेस था, और कैसे ज़ीरो इन किया सिद्धार्थ आनंद ने कि आपको मेन एंटेगनिस्ट के तौर पर लेना है? थोड़ा सा बताएं। तो प्रोसेस तो वही था, ऑडिशन। तो अप्रैल 2022 में मेरे को मुकेश छाबड़ा सर की टीम से कॉल आया था कि एक फिल्म के लिए, नेगेटिव विलन के लिए ऑडिशन है, तो आ जाओ। तब उन्होंने कुछ नहीं बताया था फिल्म क्या है और क्या था, तब उनका भी वो था कि नहीं बता सकते। तो मैंने ऑडिशन दिया, एंड जैसे बाकी ऑडिशन देता था मैं, वो दे के निकल गया अपने काम पे। एंड जून में मेरे को दोबारा कॉल आया उनसे कि उनको ऑडिशन पसंद आया प्रोडक्शन को, एंड वो चाहते हैं कि हम और वेरिएशंस में सेम सीन को करें। तो हम लोग ने गए, हमने 6-7 डिफरेंट वेरिएशंस में वो सीन किया, एंड फिर वो दोबारा आगे भेजा। और फिर जुलाई फर्स्ट वीक में मुझे कॉल आया कि अब सिद्धार्थ आनंद सर से मीटिंग है। तो मैं उनसे मिला, सर से पूरी खुल के बात की कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। उनको जो भी पूछना था उन्होंने पूछा, मैंने को जो पूछना था फिल्म से रिलेटेड मैंने पूछा। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं 10-15 दिन के लिए किसी काम से बिजी हूँ, तो 10-15 दिन बाद मिलेंगे, एंड तब तक थोड़ा सा ट्राई कर साइज बढ़ाने का। वो सुन के मैं खुश हो गया था, क्योंकि मेरे को मॉडलिंग में ऐसे मसल गेन करने का मौका मिलता नहीं था। और जब मैं उनसे 10 दिन बाद मिला तो मैंने कुछ 5-6 किलो वेट बढ़ा लिया था। तो वो देख के सर काफ़ी इंप्रेस हुए थे, और उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, अभी तू विलन है हमारी फिल्म का। एंड वहाँ से मैं लॉक हुआ, फिर वहाँ से वर्कशॉप शुरू हुई। मॉडलिंग की दुनिया से ऐसे तमाम लोग हैं, मिसालें हैं, अर्जुन रामपाल से लेके डीनो मोरिया, मिलिंद सोमन, तमाम लोगों ने डेब्यू किया, बॉलीवुड में काम किया, कई लोगों को बहुत सक्सेस मिली, हीरो बन के आए लोग। आपने क्या इमेजिन किया था कि आप फिल्मों में डेब्यू करेंगे तो एक विलन के तौर पे करेंगे, कि कहीं वो ख्वाहिश भी थी आपकी कि हीरो के तौर पे मैं काम करूं? ऐसी कोई ख्वाहिश थी? सर स्टार्टिंग में तो थी। स्टार्टिंग में तो मेरा मन था कि हाँ लीड में आना है, बट स्टार्टिंग मतलब कितने साल पहले? 2018 जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है। बट मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ हीरो करना है, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड था शुरू से नेगेटिव कैरेक्टर्स से। हमारे बॉलीवुड में ही अगर आप देखो तो मतलब सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स जो आप बोलोगे, वो शाकाल हो गए, मोगैम्बो हो गए, गब्बर हो गए, तो वो लार्जर देन लाइफ रहते थे। अभी शाकाल के पास बटन था ब्रो, वो बटन दबाते थे और पीछे शार्क खा जाती थी इंसान को। तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एंड जब मैं ऑडिशंस भी करता था तो मुझे यूजुअली नेगेटिव शेड के ऑडिशंस ही आते थे। तो जब फाइटर में मेरे को विलन के लिए आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मेरे को था कि मैं इसमें प्ले अराउंड कर सकता हूँ, यू नो, कि काफ़ी कुछ है जो दिखा सकते हैं, जो कर सकते हैं, और वो मिला मेरे को मौका इसमें।
तो मुझे स्टार्टिंग में था कि हीरो करना है, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने एक्टिंग सीखी, इंडस्ट्री समझी, तो फिर मैं आई वॉज ओपन टू अ लॉट मोर। एंड जब नेगेटिव लीड आया इस फिल्म में तो मतलब मैं नहीं मना कर सकता था, बिकॉज स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी एंड इतनी बड़ी कास्ट, सेटअप भी बहुत बड़ा था, सेटअप भी बड़ा था, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मतलब मैं नहीं छोड़ सकता था। आपने अभी शाकाल और मोगेम्बो का नाम लिया कि इतने बड़े विलन साबित हुए वो हिंदी सिनेमा में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने नेगेटिव रोल निभाया है इस फिल्म में, तो मैं ये पूछना, ये सवाल लाजमी बनता है कि आपके फेवरेट विलन्स कौन रहे ओवर द इयर्स? कौन से विलन को आप बहुत पसंद करते रहे हैं, किसको आप बहुत चाहते रहे बतौर विलन? सो ये जो 3 नाम मैंने लिए ये तो है ही, मोगेम्बो, शाकाल, गब्बर। हाँ। क्योंकि मैं जब 3rd क्लास में था स्कूल में, मैंने हर रोज आके शोले देखी है, हर रोज मैंने 1 साल शोले देखी है और मेरे को याद है ये चीज़। अच्छा। मुझे वो फिल्म इतनी पसंद थी। उसके बाद अगर हम रीसेंट टाइम में बात करें तो हीथ लेजर, हाकिन फीनिक्स, जैसे उन्होंने जोकर का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो मतलब उसमें एक मैडनेस है, यू नो, एंड वो देखने में बहुत मज़ा आता है। आई मीन नो डाउट कि जो फिल्म का हीरो है वो बहुत मज़े लगाता है फिल्म में, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जितना अच्छा विलन का पोर्ट्रेयल होता है उतना ही अच्छा हीरो का पोर्ट्रेयल हो पाता है, या फिल्म उतनी ही कॉन्फ्लिक्ट फिल्म में उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह दिखती है। तो ये होंगे हीथ लेजर, जोकर का कैरेक्टर जो है, आई थिंक यही होंगे मेजर। किसी विलन पर अपने आप को किसी विलन को आपने बताया कि किनको आप आइडियलाइज करते हैं, बट किसी विलन की तरह आप बनना चाहेंगे? किसी को आप उस तरह से आइडियलाइज करते हैं कि भाई इस तरह से मुझे बनना है, अगर आप नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो? नहीं सर, मैं चाहूँगा कि जो मैं करूँ उससे लोग इंस्पायर होके बोले कि मुझे वैसा करना है। अच्छा। हाँ, मैं किसी की तरह नहीं, मतलब मेरे को ओरिजिनल रहना ज़्यादा पसंद है, मेरे को किसी को कॉपी करने का वो नहीं है। इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली यार इंस्पिरेशन लेने के लिए तो ये सारे के सारे एक्टर्स इतने लेजेंडरी हैं कि मतलब इन्होंने जो परफॉर्म किया है मैग्निफिसेंट है। बट मैं ऑनेस्टली चाहूँगा कि लोग मुझसे इंस्पिरेशन लेके कैरेक्टर्स बनाएं और वैसे ही आगे चलेगा हम। एक ऐसी फिल्म, अगर मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक ऐसी फिल्म जिसमें आप अपने आप को विलन के तौर पे इमेजिन करते हैं और आपको लगता है यार इस फिल्म में मैं विलन बन सकता था, अगर उसकी जगह पर मैं हो सकता था, वो कौन सा ऐसा किरदार है, कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी फिल्म है? ऐसी कोई फिल्म जिसमें कि जरूरी तो नहीं है ना विलन हो, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है कि विलन ही? विलन या कोई भी कैरेक्टर। ऐसी कोई फिल्म जो मुझे करनी थी, अगर कभी सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी का रीमेक बने, हाँ। तो आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा। साउथ पॉ करके एक फिल्म है जेक जिलेनहॉल की जिसमें वो बॉक्सर है, वो आई वुड लव टू डू दैट। मतलब मेरे को ऐसी फिल्मों में मतलब एक्चुअली में बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। अगर मैं बात करूँ तो फिल्म लाइक स्त्री या गो गोवा गॉन, जिसमें कॉमेडी भी है, थोड़ा हॉरर भी है, वैसी फिल्में में अगर मैं करना चाहूँ तो मैं आई थिंक मैडनेस हो, मस्ती हो, तो ऑडियंस हंस रही है फिल्म देख के फूट फूट के, वो वाली फिल्म में आई थिंक कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ऋषभ कि बॉलीवुड में किसी भी एक्टर को बहुत जल्दी टाइप कास्ट कर दिया जाता है? अगर कोई विलन बना है या कोई कॉमेडियन है तो उसे कॉमिक रोल ही मिलते हैं ज़्यादा, या कोई विलन बना है तो उसे विलन के रोल ही ऑफर होते हैं। ऐसा कोई मन में आपके वो भावना नहीं है, ऐसी आशंका नहीं है कि मुझे भी टाइप कास्ट कर देंगे लोग और विलन के ही रोल ऑफर कर देंगे? सर मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आप टाइप कास्ट नहीं होना चाहते हो तो अब पता लगेगा, एक्चुअली मेरी भी पहली फिल्म है तो मेरे को आइडिया नहीं है कि आगे क्या होता है, बट आई स्टिल फील कि वो एक्टर पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप एक बार ही कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हो तो आई एम श्योर आपको अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। हो सकता है ज़्यादा विलन के ऑप्शंस आए बिकॉज विलन में लोगों ने देखा है, बट अब सिर्फ विलन करते करते टाइप कास्ट वो फिर एक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक पॉइंट के बाद अगर एक्टर को शिफ्ट करना है तो आई गेस वो कर ही सकते हैं। एक पॉइंट आता है जब आपको चॉइस फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मे बी उस टाइम पे। मैं जानना चाहूँगा कि फाइटर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था? आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि आप अभी बहुत लीन मीन नज़र आ रहे हैं और फिल्म में मैंने देखा बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत मसल वाले इंसान के तौर पर आप दिख रहे हैं। क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल था फिल्म की शूटिंग के दौरान? सर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाज टफ
बट वो मेरे लिए इतना टफ नहीं था क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से हूँ. मैं अपनी बॉडी के साथ बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, साइज गेन, वेट लॉस सब पहले कर चुका हूँ मॉडलिंग शुरू करने से पहले. तो मैं उसके लिए तो बहुत एक्साइटेड था. जो मेरे लिए टफ चीज़ थी वो थी कैरेक्टर की मेंटालिटी पकड़ना, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर नहीं है ना जो आप, ऐसा इंसान नहीं है अजहर जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो. या मैं जाके किसी से बात कर लूँ कि भाई आप टेररिस्ट हो, मेरे को बताओ कैसे टेररिस्ट फील करते हैं कुछ. तो अजहर के मेंटालिटी में घुसना वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए. तो उसके लिए आपने क्या क्या अपनी तरफ से क्या रिसर्च की, वीडियोस देखे टेररिस्ट के या तो मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें इट वाज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ आइसिस. उसके बाद मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी. एक्चुअली मैंने एक एक्टिंग कोच को हायर किया था अपने लिए, रचित सिंह करके, एंड उन्होंने ये प्लान डिज़ाइन किया था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज देखो, कोई सिनेमा नहीं देखना, कोई कैरेक्टर से रेफरेंस नहीं लेना, सिर्फ वॉर डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, डॉक्यूमेंट्रीज ऑन टेररिज्म देखनी है, जो गाज़ा, पैलेस्टीन, सीरिया में हो रहा है वो सब देखो. एंड बीच बीच में ऐसे 3-4 बार हुआ था इन अ स्पैन ऑफ 2.5 months कि 4-4, 5-5 दिन मैं किसी से बातें नहीं कर रहा था. मेरे को बोला गया था कि अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना है, और फिर जब मैं रिहर्सल करने जाता था सिर्फ तभी बात करनी है जब सीन्स की रिहर्सल हो रही है. अच्छा. हाँ, तो मैंने ना चुप रहने का आदेश आपको दिया गया, आदेश दिया गया था. तो मैं उस टाइम पे ना अपने घर वालों से बात कर रहा था, ना अपने दोस्तों से बात कर रहा था, ना मतलब किसी से भी बात. इसके पीछे आपको क्या वजह बताई गई कि आपको चुप रहना है, ज्यादा बात नहीं करनी है? आपको एक्सप्लेन तो किया गया होगा. हाँ, तो सर बेसिकली अजहर का जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है कि वो आके चिल्ला रहा है. वो फाइट में उसका गुस्सा निकलता है हाथापाई करते हुए, बट वो चिल्लाने वाला बंदा नहीं है. वो उसकी आंखों में डर है, उसके अंदर से आना चाहिए कि डरो, मैं आ रहा हूं. तो जब आप चुप रह के बोलते हो ना तो एकदम फ्रेश आवाज निकलती है, एकदम भारी आवाज, राइट. ऊपर से जो 4-4, 5-5 दिन चुप रह के फिर वो डॉक्यूमेंट्रीज देख के, जो मैं वो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि हर रोज दिन के एंड में लिखो कैसा फील कर रहे हो. तो जब मैं वो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था सर, जब मैंने 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसके बाद ना मैं जब लिख रहा था मैं अपने आप नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे थॉट्स नेगेटिव हुए जा रहे हैं, मेरे अंदर अग्रेशन भरते जा रहे हैं, और मैं किसी पर्टिकुलर इंसान पे गुस्सा, मैं पूरी ह्यूमैनिटी पे गुस्सा आ रहा था कि कैसे हो सकता है कि इतने, मतलब वहाँ पे जो कंडीशंस हैं दे आर वेरी बैड. तो वो सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. एंड आई थिंक अजहर का कैरेक्टर वाज आल्सो, उसको किसी से प्यार नहीं था, उसको सिर्फ नफरत थी. और जैसे बैटमैन में बोलते हैं ना एक लाइन की, सम पीपल जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न. तो वो अजहर को डिस्ट्रक्टिव होते हैं माइंड से. करेक्ट. उनको वो कोई रीजन से डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को इस कंट्री से नफरत है तो मैं इसको बर्बाद कर दूंगा. मुझे बस बर्बादी करनी थी. तो वो करते करते वो सब इनकॉर्पोरेट हुआ एंड फिर वो स्क्रीन पे दिखा. तो इसके पीछे ये लॉजिक था. क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब इसके पीछे का जो, उसके पीछे की जो वजह आपने बताई खामोश रहने का, बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, इन तमाम बड़े एक्टर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला अपनी पहली ही फिल्म में. एक एक कर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इन सबको ऑब्जर्व किया होगा, ऋतिक को, दीपिका को, अनिल कपूर को. एक एक बात जो आपने इन तीनों एक्टर से सीखी. ऋतिक से शुरू करते. ऋतिक सर से तो मतलब मैंने सबसे ज़्यादा शूट ऋतिक सर के साथ ही किया है. उनसे जो मैं टेक ले सकता हूँ इस फिल्म से वो है हार्ड वर्क. एंड मतलब हार्ड वर्क, वो जितनी मेहनत करते हैं इवन आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज, मुझे उससे यही समझ आया कि जितने आप बड़े बनते जाते हो उतनी ही मेहनत और करनी पड़ेगी. अनिल सर से अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैंने सीखा है ह्यूमिलिटी. वो इतने हम्बल है ना, मतलब मेरा अनिल सर के साथ कोई सीन ऐसा शूट वाला नहीं था, बट हम लोग सेट पे सेम टाइम पे थे, तो 1-2 बारी उनसे बातें की मैंने. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइजेस दी और तारीफ भी की. तो हम्बल कैसे होते हैं एक इंसान को इवन आफ्टर रीचिंग दैट स्टेज, वो मैंने उनसे सीखा. दीपिका के साथ मेरा कोई शूटिंग सीन था नहीं, मैं उनसे प्रीमियर पे ही मिला था बहुत थोड़े टाइम के लिए. तो उनसे भी मतलब वो भी डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग स्टार, शी इज़ वेरी स्वीट. उन्होंने मुझसे प्यार से एकदम मुझसे प्यार से ग्रीट किया, मेरी मॉम डैड को इतने प्यार से बात की. तो इट्स जस्ट यू नो, आपको अपना नेचर अच्छा रखना है और कभी भूलना नहीं है कि आप कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो. दैट इज व्हाट आई थिंक आई कैन टेक फ्रॉम हर. बस एक और सवाल, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर की एक एक फेवरेट फिल्म का नाम आपको बताना है. आपने फिल्में तो देखी होंगी इनकी. तो अनिल सर की तो मेरी फेवरेट फिल्म नायक है. नायक मतलब हैंड्स डाउन, आई लव दैट फिल्म. एक दिन का चीफ मिनिस्टर. मैंने बहुत बार देखी है वो फिल्म. ऋतिक सर की तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को कहो ना प्यारे से लेके
वॉर तक सारी फिल्में उनकी सारी अच्छी लगी हैं, बट अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर फिल्म बोलूंगा, गुजारिश, संजय लीला स्प्लेंडेड एक्टिंग। गुजारिश हो गई, उसके बाद सुपर 30 में भी उन्होंने जो एक्टिंग की है, टू गुड। दीपिका मैम की फिल्मों की मैं बात करूँ तो ओम शांति ओम में शी वॉज फिनोमिनल, मतलब नहीं लग रहा था पहली फिल्म में, तो आई थिंक ओम शांति ओम। इन तीनों में से किसी ने कुछ खास कॉम्प्लीमेंट दिया हो आपको, आपकी एक्टिंग के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए सेट पर? अनिल सर ने बोला, अनिल सर से जब पहली बार फिल्म देखने प्रीमियर पे मिले थे तो अनिल सर ने मुझे बोला, यार फोड़ दिया यार तूने, यू डन अ वेरी गुड जॉब। एंड ऋतिक सर ने भी सेम चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी बोली, मुझे भी बोली कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। ऐसा नहीं लग रहा था फर्स्ट फिल्म में, ऐसा लग रहा था ही वाज बोर्न टू डू दिस। तो यही दो चीज़ें, दीपिका मैम से इतनी इंटरेक्शन हो नहीं पाई। तो चलिए अब हमें जाते जाते ये बता दीजिए कि फाइटर में तो हमने आपको देख लिया, आपका काम देख लिया, अब आप कहाँ नजर आने वाले हैं? किसी OTT शो में, किसी फिल्म में? ऐसा होता है एक्टर के साथ कि बहुत कुछ तैयार होता है लेकिन एक एक कर रिलीज होता है वो, तो कुछ चल रही है बातें अगले प्रोजेक्ट की, वो मैं बता नहीं सकता क्या बातें चल रही है, किससे चल रही है, बट आप लोग बहुत जल्दी मुझे दोबारा देखोगे। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।